हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो लो जी, आपकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। ये रही जी आपके सारे के सारे राजनीति विज्ञान के टर्म वन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान की ओर कैसे, संविधान में अधिकार, और जो भी आपके टर्म वन के चैप्टर आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपके सामने ये रहे। ठीक है। कुछ बच्चे पीडीएफ ढूंढते हैं, तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर वाइज भी है और एक कंबाइंड पीडीएफ भी है, आप कंबाइंड करोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसा मत करना कि सीधा पीडीएफ निकाली और सीधा लर्न करने बैठ गए। ठीक है। देखो, अगर आपने चैप्टर थोड़ा बहुत समझ रखा है तो डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड करके आप कर सकते हो। बट अगर आपने चैप्टर नहीं समझ रखा ना, तो बच्चे वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हो और उसके आंसर दे रहे हो, क्या हमें आंसर बिल्कुल डिट्टो लिखने की जरूरत है? देखो, मैं तो बच्चे, अगर आपने देखो चैप्टर वगैरह थोड़ा बहुत कंप्लीट कर रखा है ना, तो हाँ, आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। बट अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं कवर कर रखा, तो मैं आपको बोलूँगा जो आंसर दे रखा है ना वही लिखना। इसका रीज़न पता है क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बच्चे अपने से बना के लिख कर आते हैं, लाइन का मतलब ही चेंज कर देते हैं, फिर वो 5 नंबर 3 नंबर का हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 3 नंबर, साढ़े 3 नंबर, ढाई नंबर ऐसे आते हैं। तो अगर आपने चैप्टर कर रखा है तो आप बना के लिख सकते हो, बट अगर आपने चैप्टर नहीं कर रखा अच्छे से, तो बेटर यही रहेगा कि लर्न कर लेना, ज़्यादा बढ़िया है ये। क्योंकि अगर आप, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अभी है ना, कुछ बच्चों, वैसे जो बच्चे मेरे साथ 9th और 10th में पढ़े होंगे, उनको इस वीडियो का इंपॉर्टेंस पता होगा। उनको पता है कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालता हूँ, तो इसका मतलब क्लियर है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन जो है डिट्टो एज इट इज इसी पीडीएफ के अंदर से छपने वाला है। और अगर किसी बच्चे के दिमाग में डाउट है ना, पहली बार 11th में आने के बाद पहली बार मेन पॉइंट स्टडी पे आया ना, तो मैं आपको बच्चे बता दूं कि ये मेरा एक दूसरा चैनल है, भरत घोरवाल करके। इसके लाइव सेशन पे आना, लाइव पे। ठीक है। यहाँ पर कोई भी वीडियो उठा लो, चाहे क्लास 10th की उठा लो, 11th की उठा लो, 12th की उठा लो, जिसके अंदर मैंने पेपर का एनालिसिस करवा रखा है। एक तरफ रखता हूँ मैं मोस्ट, ये देखो ये क्लास, ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन सेम। एक तरफ रखता हूँ मैं क्लास, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होता है, और एक तरफ रखता हूँ अपनी पीडीएफ, और हर एक क्वेश्चन मैच करवा देता हूँ। ठीक है। तो आप पहले चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, बट कर लेना बच्चे। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आएगा पेपर इसी में से जो बताया है। तो अब छोड़ने की गलती मत करना। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर आपने 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 1 नंबर के क्वेश्चन। तो बच्चे, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए मैं, आप ये जो हमारा चैनल है भरत कोरवाल करके, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर्च कर लेना। तो इसके एमसीक्यू भी जो है वो प्रैक्टिस में यहाँ पर करवाऊँगा। आ जाना आप। ठीक है। चेक कर लेना, शायद मैं लाइव ही लूँगा या वीडियो अपलोड कर दूँगा, जैसे भी होगा। तो उस चैनल पे आ जाना, हम सारी की सारी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? चलो जी। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला अगर कोई आपका फ्रेंड वगैरह है, तो इंग्लिश में भी वीडियो बना रखी है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी? चलो जी, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संविधान क्या और संविधान का महत्व बताइए, और हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है, और संविधान के कार्य बताइए, और इस सभ्य समाज के लिए संविधान के निर्माण की विशेषता बताइए। देखो, चारों क्वेश्चन अगर पढ़ोगे ना, चारों का मतलब सेम है, संविधान के कार्य बताने, एक तरह से याद रखना। ठीक है। मैंने जानबूझ के अलग अलग लिखा है। मैं लिख सकता था संविधान क्या और संविधान के महत्व, बट मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अलग से क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चे कंफ्यूज आते हैं। ठीक है। बोलते हैं कि सर आपने संविधान का महत्व बताया था, ये तो कार्य आ गया, दोनों सेम ही बात होती है। ठीक है। आप संविधान के महत्व और डेफिनेशन और क्या काम करता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले, संविधान क्या है? नियम और कानून की पुस्तक है, जिसकी सहायता से देश पर शासन चलाया जाता है, और उसे ही हम संविधान कहते हैं। और संविधान के अंदर लोगों के अधिकार भी लिखे होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि संविधान के महत्व, संविधान का महत्व या संविधान के कार्य क्या है? तो संविधान है ना, पहले तालमेल बनाता है और भरोसा दिलाता है। इसका मतलब क्या है? भारत में अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, है ना, भाषा के लोग रहते हैं, तो इनमें समन्वय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और संविधान क्या करता है? बुनियादी नियम प्रदान करता है, जिसमें सब जिस जो जो बुनियादी नियम सब मानते हैं, और इसी वजह से है ना, एक न्यूनतम समन्वय रहता है, और लोगों को विश्वास रहता है कि हाँ, अगर मैं मान रहा हूँ तो सामने वाला भी मानेगा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, और सामने वाले के साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि संविधान ये बताता है कि निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास होगी। यहाँ आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। मेरे कहने का मतलब, भारत में जो आप कह सकते हो कि जो बड़े बड़े डिसीजन होता है, वो लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पीएम की। एक स्टेट से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सीएम की। ठीक है। एक एरिया के अंदर चोरी हो रही है, तो उसके ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारे पुलिस ऑफिसर की। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है हमारे संविधान के अंदर, कि अलग अलग कार्य, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी लगाता है। इसका मतलब है कि सरकार है ना, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग ना कर दे। इसकी वजह से संविधान में कुछ लिमिटेशन लिखी हुई है, कुछ सीमाएं लिखी हुई है सरकार की, कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। ठीक है जी? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य को पूरा करता है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। हमारा संविधान
सरकार को इतनी शक्ति देता है ताकि वो एक सभ्य समाज बनाने के लिए, न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए स्टेप ले सके। इसका मतलब क्या है? मान लो आप देखते हो कि कहीं पर चोरी हो रही है, किसी इलाके में चोरी हो रही है, तो क्या जो गवर्नमेंट है वहाँ पर पुलिस की जो ज़्यादा लोग हैं, उनको वहाँ भेज सकती है? वहाँ पर जो चोरी है उसको रुकवाने के लिए सख्त कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है ना? क्यों? क्योंकि संविधान बोलता है कि आप जो करना चाहो करो एक सभ्य समाज बनाने के लिए। अब हर कोई चाहता है कि उसके इलाके में चोरी ना हो। तो इसी की वजह से क्या है, संविधान का चौथा काम क्या है कि एक सभ्य समाज बनाने के लिए संविधान क्या करता है, सरकार को शक्तियाँ वगैरह देता है ताकि एक न्यायपूर्ण समाज बन सके, ठीक है? लास्ट और सबसे सिंपल कि हमारा जो संविधान है वो हमें राष्ट्र की बुनियादी पहचान प्रोवाइड करता है। जब आप किसी दूसरे देश में अगर जाते हो या गए होंगे अगर कोई, तो अगर आपसे पूछे कोई भी पुलिस ऑफिसर उस देश का पूछे कि हू आर यू? आपसे अपना नाम पहले नहीं निकलेगा। आप बोलोगे आई एम इंडियन। ठीक है, नाम-वाम छोड़ो, आप सीधा बोलोगे पहले आई एम इंडियन, फिर आगे बात शुरू करोगे। तो ये क्या है, ये बुनियादी पहचान है, ठीक है? क्या भारत में हर एक बंदा जो रहता है या जो अभी रह रहा है, क्या वो भारत का आप कह सकते हो कि भारत का वो सिटीज़न है या भारत का नागरिक है? नहीं, बहुत सारे फॉरेनर होंगे इस टाइम, भारत के अंदर घूमने आए होंगे, क्या मैं उसको कहूँगा कि वो भारत के सिटीज़न है? नहीं, बहुत सारे लोग रिफ्यूजी हैं, है ना? पाकिस्तान से आए हैं या अ, मैक्सिमम तो पाकिस्तान से ही आते हैं, आपको पता है रिफ्यूजी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा है ना, लोगों की सोच थोड़ी माड़ी है ना? पंजाबी वर्ड है माड़ी, मतलब खराब सोच है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, पसंद नहीं करते लोगों को, फिर भेदभाव करते हैं, फिर वो मारते-पीटते हैं, धर्म परिवर्तन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से वो देश छोड़ के यहाँ पर आते हैं। बांग्लादेश देख लो या अफ़गानिस्तान देख लो, अफ़गानिस्तान के अंदर तो इतना क्राइसिस वगैरह हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान, तो यानी उनको हम नहीं कह सकते कि वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है? हम भारत के नागरिक उन्हीं को कहते हैं जिनको संविधान क्या करता है, संविधान के अंदर जो सिटीज़न का क्राइटेरिया लिखा है, जो-जो पूरा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिटीज़न मानते हैं, नागरिक मानते हैं। तो यानी हमें राष्ट्र की बुनियादी पहचान प्रदान करता है। येस और नो? चलो जी, आई होप ये क्लियर हो गया। ये बाकी 2 पॉइंट वही है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान प्रदान करता है और संविधान की शक्ति है, ये सारी की सारी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान को है ना, उधार का संविधान क्यों कहा जाता है? और भारतीय संविधान जो है वो एक पुष्प-गुच्छ की तरह है, पुष्प गुच्छ की भाँति है, ठीक है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में भारत के संविधान को उधार का थैला पता है क्यों कहा जाता है या पुष्प-गुच्छ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के संविधान में बहुत सारे अलग-अलग देशों के प्रावधान वगैरह लिखे गए हैं, ठीक है? चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, है ना? आयरलैंड वगैरह, इन सब के बारे में, इन सब के संविधान से हमने कुछ ना कुछ लिया है। इसी की वजह से भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है और साथ में पुष्प-गुच्छ भी कहा जाता है कि एक गुलदस्ते की तरह अलग-अलग फूल जो हैं, यानी अलग-अलग देशों से बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हमने ली हैं। ठीक है? चलो, अब क्या-क्या देशों से क्या-क्या लिया है, आप डायरेक्टली इनके नाम भी याद कर सकते हो और इसी से बनेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन। कल मैं जब आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊँगा तो याद रखना, इसी में से सबसे ज़्यादा एमसीक्यू पूछूँगा मैं। ठीक है? और ये डिट्टो एज़ इट इज़ लर्न कर लेना। ये अभी नहीं फँसेगा तो ये पक्का फाइनल के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल टिक के आएगा। समझ रहे हो? या तो 5 नंबर में आता है या 2-3 एमसीक्यू आ जाते हैं इससे, तो इसको बिल्कुल रट लेना। देखो, एक बात और बता दूँ, मेरी गंदी आदत है, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में भी क्या करता हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने की कोशिश करता हूँ। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना आपको। पीडीएफ के अंदर जितने क्वेश्चन है ना, सारे छाप लेना दिमाग के अंदर, क्योंकि बनेगा पेपर इसी में से ही। ठीक है? पूरा पेपर इसी में से होने वाला है, तो आप छोड़ने की गलती मत करना या ये मत सोचना कि सर ने यार इस क्वेश्चन में ज़्यादा बार इम्पोर्टेंट बोला है तो यही करता हूँ। इसमें से कोई मतलब ऐसे मतलब छाट-पीट मत करना, पूरे करने हैं, ठीक है? ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या लिया है, जो इलेक्शन वगैरह होते हैं सार्वभौमिक मत के आधार पर जो चुनाव होते हैं, चुनाव में जीत का फैसला ये हमने, यानी चुनाव वगैरह का सिस्टम हमने ब्रिटिश से लिया है। सरकार का संसदीय स्वरूप के भारत में संसद वगैरह है, इस ऐसे ये सारी की सारी चीज़ें जो संसद का स्वरूप है ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। अभी आएगा नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तब मैं समझा दूँगा आपको अच्छे से ये बात। कानून पर शासन के कानून कैसे चलाना चाहिए या कानून का कैसे शासन होगा ये। नेक्स्ट है कि विधायिका के अध्यक्ष का पद, इसका मतलब होता है विधायिका जो भी होती है, विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाती है। उसका तो अध्यक्ष होता है, उसकी क्या पावर होती है, साथ में कानून निर्माण की विधि, के कानून कैसे बनता है ना। लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश संविधान से ली है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मौलिक अधिकार, हमने किससे लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। और जो हमारी प्रस्तावना है ना, संविधान की प्रस्तावना, यानी बिल्कुल जो फ्रंट पेज, जो आप है ना पोल साइंस की बुक खोलोगे ना, 2-3 पेज बाद आपको लिखेगी मिलेगी प्रस्तावना, हिंदी में लिखा होगा, हिंदी मीडियम के बच्चों की उस बुक में। तो ये प्रियम्बल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी हमने किससे लिया है, हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तीसरी चीज़ है न्यायिक पुनर्वालोकन, यानी न्यायपालिका की न्यायपालिका के पास इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो क्या कर सकता है,
संविधान अगर कोई कानून बनाती है और कानून गलत कानून बना देती है विधायिका, तो उस कानून पर रोक लगाने की या उसे रिव्यू करने की, पुनर्वालोकन करने की पूरी-पूरी शक्ति है। ठीक है? तो ये भी हमने अमेरिका से लिया है। आयरलैंड से क्या लिया है? नीति निर्देश तत्व और राज्यसभा के अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, मनोनीत का मतलब आपको पता है ना, राष्ट्रपति खुद 12 सदस्यों को चुनता है हमारे राज्यसभा के लिए। तो ये जो पावर है राष्ट्रपति की, है ना? ये भी हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। ठीक है जी? अरे! ये क्या हो गया? ठीक है जी? आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो और दूसरी बात है फ्रांस के संविधान से, ये तो बड़ा ईज़ी है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया। कनाडा के संविधान से क्या लिया है? अर्ध अध्यक्षात्मक संघात्मक सरकार या अर्ध संघात्मक सरकार, सॉरी अध्यक्षात्मक तो दूसरा है। अर्ध संघात्मक सरकार जो है, वो हमने किससे ली है? कनाडा से ली है। इसका मतलब क्या होता है? इसमें केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है और जो संघात्मक व्यवस्था होती है, यानी जो दूसरे स्टेट होती है, ज़्यादा थोड़ी कमज़ोर होती है। जैसे कि देश के अंदर अगर मैं पूछूँ केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है, राज्य सरकार, आप क्या बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है केंद्र सरकार, ठीक है? नेक्स्ट है कि विशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है ना, अवशिष्ट शक्तियाँ कौन-सी होती है? ये देखो, जब हमारा संविधान बना था 1950 के अंदर, ठीक है? तो हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी ना, उस समय थी, जैसे कि उस समय नहीं थी, जैसे कि साइबर क्राइम, इंटरनेट फ्रॉड, है ना? साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट, ये चीज़ें नहीं थी, आज है। तो इससे ये सारे के सारे अवशिष्ट शक्तियों में डाले गए हैं कि इन पे रिलेटेड अगर कोई गलत होता है, तो उस पे कानून बनाने का अधिकार किसका है? केंद्र सरकार का। ठीक है? चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं कि संविधान एक सफल संविधान, भारत के संविधान को एक सफल संविधान क्यों बोला जाता है? ठीक है? देखो, पूरी दुनिया के अंदर है ना, बेसिकली 3 देशों के संविधान को है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। ठीक है? इसके क्या रीज़न है? पहला रीज़न ये है कि वो हर संविधान, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, भारत के संविधान को एक सफल संविधान माना जाता है, इसके 4 कारण हैं। पहला कारण है संविधान के प्रचलन में आने का तरीका। देखो, पूरी दुनिया में 3 देश के संविधान को सक्सेसफुल माना जाता है, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई के बाद बने हैं, ठीक है? वो हर एक देश का संविधान जो एक आज़ादी की लड़ाई के बाद बना है, उसका संविधान जो होता है, एक बढ़िया संविधान माना जाता है, एक सक्सेसफुल संविधान माना जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अधिकार और ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिखी होती है। ठीक है? आपको पता है, भारत में भी हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और फिर दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी काले-गोरे का, है ना? और अमेरिका के अंदर भी आपको पता है, जिसको नहीं पता अभी हिस्ट्री का है ना, जब इतिहास अगर किसी बच्चे के पास है तो 11 चैप्टर, सॉरी 10 चैप्टर, या अब तो 6 हो चुका है। जब आप 6 चैप्टर पढ़ोगे ना हिस्ट्री का, तब आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि जो अमेरिका है, अ, वो भी एक तरह से एक टाइम पे गुलाम था। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान का मौलिक परिधान। इसका मतलब है कि संविधान है ना, हर एक बंदे को कोई ना कोई रीज़न देता है जिसकी वजह से वो संविधान की रिस्पेक्ट करे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, मैं संविधान की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे संविधान के बारे में, मेरे लोगों के बारे में अच्छा-अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है? क्या कोई देश का संविधान, वहाँ के लोग रिस्पेक्ट करेंगे ऐसे संविधान की जहाँ पर उन्हीं के लोगों के बारे में गलत लिखा हो? नहीं करेगी ना। बट भारत का संविधान एक सक्सेसफुल संविधान है, सफल संविधान है, क्योंकि ये संविधान क्या करता है, हर एक बंदे को कोई ना कोई रीज़न देता है ताकि वो उस संविधान की रिस्पेक्ट करे, भारत का संविधान। ठीक है? तीसरा पॉइंट है कि संस्थाओं का संतुलित रूपरेखा। इसका क्या मतलब है कि भारत के संविधान के अंदर है ना संतुलित रूपरेखा है ना संस्थाओं की। इसका मतलब चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका, विधायिका हो, तीनों के अंदर जो है वो तीनों में इक्वल पावर है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी विधायिका, तीनों के पास इक्वल पावर है। ऐसा नहीं है कि कोई ये ज़्यादा पावरफुल है, कोई कम नहीं। तीनों एक दूसरे के बराबर है और तीनों एक दूसरे पर नज़र रखते हैं कि दूसरा कोई गलत काम ना करे। ठीक है? आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो ये भी जो है वो भारत के संविधान में, इसलिए भारत का संविधान एक सफल संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान को एक सफल संविधान इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान क्या है, एक वैध संविधान है। इसका मतलब क्या है कि भारत का संविधान क्या है कि ऐसे लोगों ने बनाया है जिनको लोग पूछते हैं, और इसी वजह से भारत के संविधान को एक सफल संविधान माना जाता है। ठीक है? क्योंकि बी आर अम्बेडकर, गांधी जी तो नहीं, गांधी जी ने तो नहीं बनाया, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, है ना? ये सारे के सारे लोगों की लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, पूजते थे, अटूट विश्वास था उनका, और इसी वजह से भारत के संविधान को एक वैधता मिली हुई है, और यही कारण है भारत का संविधान एक सफल संविधान माना जाता है। नेक्स्ट है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के बस, ठीक है? चलो, भारत के संविधान सभा की रूपरेखा, ये मार्क कर लो जी। ये क्वेश्चन जो है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन क्या है कि भारत का जो संविधान है ना, उसके बारे में पूरा बताना है, कैसे बना, कितने लोग, क्या-क्या था। याद रखना कि भारत के हुआ क्या था कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी आ गई, और जब लेबर पार्टी आई ना, तो बोला गया कि भारत का संविधान वगैरह बनाया जाएगा, ठीक है? और उसके लिए जो लॉर्ड वेवल थे, उन्होंने क्या किया, सिद्ध किया कि पुष्टि करी कि हाँ, भारत का संविधान वगैरह बनाया जाएगा, और एक कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारत का संविधान बनाया गया। याद रखना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि किस मिशन के तहत भारत का संविधान बनाया गया, कैबिनेट मिशन के तहत।
टोटल मिला के 389 लोग थे। 292 ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश भारत से, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर एरिया, और 93 जो थे वो भारतीय रियासतों से थे। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैंने पढ़ाना मतलब शुरू किया था ना, तो है ना बच्चे मेरे से उस टाइम क्या था, बुक के अंदर है ना ये 4 चीफ कमिश्नर एरिया लिखे नहीं थे, तो बच्चे कन्फ्यूज़ आते थे कि सर ये 292, 93, सर ये तो 385 बन रहे हैं, सर 4 मेंबर और कहाँ से आए? तो मैंने उनको बताया था चीफ कमिश्नर एरिया, और ये ना था नहीं, पहले बुक के अंदर नहीं था, ये बाद में आया है, ठीक है? सपोर्टिंग मटेरियल के अंदर ऐड हुआ है। तो इससे बेसिकली मतलब पहले ही हमारे बच्चों को पता चल चुका था कि हाँ, ये 4 कहाँ से आए हैं, चीफ कमिश्नर एरिया से, ठीक है? और हमने चुने कैसे थे, 10 लाख में से 1 बंदा चुना था, और मुस्लिम हो गए, सिख हो गए और अन्य जो जनजाति है, उनके जनसंख्या के अनुपात में बाँटा गया था, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ, 389 लोग थे, और एंड में जो है वो 3 जून 1947 को जो भी पाकिस्तान से लोग आए थे ना, एक माउंटबेटन योजना के तहत है ना, ये कन्फर्म हो गया कि पाकिस्तान बनेगा, तो जो भी पाकिस्तान से आए थे उनको सबको भेज दिया वहीं पर। और एंड में जाके 299 लोग जो थे वो भारत के संविधान उन्होंने बनाया, और एंड में जब लास्ट मीटिंग हुई थी ना, तो 284 लोग जो थे वो उन्होंने हस्ताक्षर वगैरह किए थे, और कुल बैठक जो हुई थी उस संविधान बनाने में वो 166 हुई थी, याद रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषता। पहली बात तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अब ये चीज़ याद रखना कि भारत का संविधान जब बना था ना, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ। याद रखना, 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान संघात्मक व्यवस्था पे चलता है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों है, पावर बटी हुई है, और केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट है भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है, यानी यहाँ पर हर धर्म को इक्वल मान्यता मिली हुई है, और कोई देश जो है वो किसी धर्म पे नहीं चलता। इसका मतलब क्या है, भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। नेक्स्ट यानी किसी भी धार्मिक किताब से हमारा कोई वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता। ठीक है? नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारत के अंदर क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत का या तो आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो। ये मतलब होता है एकल नागरिकता। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं सर? या से ये तो कॉमन सी बात है, या तो होऊँगा या तो नहीं होऊँगा भारत का नागरिक। नहीं, नहीं। मैं समझाता हूँ। हमारे एक पड़ोस में कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है? वहाँ पर क्या होता है, ड्यूअल सिटीज़नशिप है। इसका मतलब पता जानते हो? पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 80% लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो पाकिस्तानी है ही नहीं। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? पाकिस्तानी नहीं है मतलब? इसका मतलब ये है उन सबके पास, किसी के पास इंग्लैंड की सिटीज़नशिप है, किसी के पास इटली की है, किसी के पास फ्रांस की है, जर्मनी की है ना? तो वहाँ पर ड्यूअल सिटीज़नशिप है, यानी एक टाइम पे आप 2 देशों के नागरिक रह सकते हो। भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। भारत में या तो आप इंडियन हो या नहीं हो। एनआरआई हो सकते हो आप, बट आप दूसरे देश के नागरिक जैसे ही बनोगे ना, आपकी सिटीज़नशिप छिन जाएगी यहाँ से। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वेस्ट का मतलब ये कर लेते हैं, भारतीय संविधान बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों से लिए गए हैं, तो हमने ऊपर देख लिया। भारत का संविधान वेस्ट का मताधिकार के उस पे चलता है। मैं आपको बता दूँ, भारत का संविधान जब बना था ना, किसी भी देश का संविधान ऐसा नहीं हुआ कि बनते के साथ ही उन्होंने वेस्ट का मताधिकार ले लिया। वेस्ट का मताधिकार का मतलब है कि सब लोगों को, वुमेन्स हो, है ना? या जो भी 18 साल से ऊपर हो, उन सबको वोटिंग राइट है। अच्छा एक और बात, पहले एज जो थी वो 18 नहीं थी, ये एज हुई है 1969 89 के अंदर 18 18 हुई है एज, और शायद 66 अमेंडमेंट था, ठीक है? याद रखना ये कि कब एज जो है वो 89 हुई है। और पहले पता है क्या होता, क्या ना, एक ही हमारा चीफ कमिश्नर होता था, इलेक्शन चीफ कमिश्नर होता था, और इसी के बाद 1999 के बाद 3 हो गए। ओके। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान एक कठोर और लचीला संविधान है। इसका मतलब ये है कि अगर अ, मतलब इतना ईज़ी नहीं है इसको चेंज करना टफ़ है, बट हाँ, इतना लचीला भी है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट चेंज करवाना हो, तो वो हो सकता है, ठीक है? यानी उसके लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं जी हमारे लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के, वो है जी उद्देश्य प्रस्ताविका क्या होती है? मैंने आपको बताया था ना, उद्देश्य प्रस्ताविका हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है, ठीक है? अब ये बेसिकली माफ़ी चाहूँगा। ये क्या है बेसिकली, जो आपके सारे के सारे वो प्रस्तावना के जो जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, उन सब का मतलब है ना, जैसे कि वो क्या नाम था उसका, सॉवरन, सोशलिस्ट, है ना? इंग्लिश बार बार निकल रहे हैं मुंह से, क्या था उसको कहते हैं अखंड, संप्रभु, है ना? गणराज्य, है ना? न्याय, ये सारे के सारे वर्ड का मतलब भी बता रखा है इसमें। अब जो भी आए ना उद्देश्य प्रस्ताविका में, ये सारा लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ध्यान से देखो, सबसे पहले भारत एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य रहेगा। गणराज्य का मतलब क्या होता है, वो देश जहाँ पर जो भी नेता हो ना, जो भी देश का सबसे बड़ा प्रमुख हो, वो है ना कोई हेरिडेटरी पोजीशन वो ना करता, होल्ड ना करता हो। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि वो किसी राजा का लड़का ना हो, वोट देकर चुना गया हो। स्वतंत्र यानी आज़ाद। संप्रभु का मतलब है कि उसके देश के जो भी बड़े डिसीजन हो ना, उसके देश के लोग खुद लें, दूसरे देश के ना लें। 1947 से पहले हम संप्रभु नहीं थे, अगर ब्रिटिश लेते थे हमारे लिए सारे डिसीजन, ठीक है? नेक्स्ट है
कि इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर जो-जो एरिया आना चाहता है ना, वो संघ कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश का एरिया, है ना? और देसी रियासतें, और रियासतों के अलावा विदेशी रियासतों के अलावा भी जो भी एरिया भारत के अंदर मिलना चाहता है, वो संघ का भाग होगा। या ठीक है, एक संघ का इकाई होगा। ओके, और इन इकाइयों के पास अपनी-अपनी पावर भी होगी, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये सारी की सारी इकाई है, तो इनके पास भी अपनी-अपनी पावर है ना? दिल्ली के अंदर जो भी टैक्स होता है, उसका कुछ पार्ट सेंटर को जाता है, कुछ पार्ट दिल्ली के अंदर भी रहता है, दिल्ली की सरकार को मिलता है। तो यही बात लिखी हुई है कि उनके अंदर भी स्वायत्ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे संविधान ने ये भी हमारे, अच्छा, उद्देश्य प्रस्ताविका का मतलब समझ गए ना आप? उद्देश्य का मतलब होता है उद्देश्य, कि हमारा संविधान किन किन मूल्यों पे चलेगा। ठीक है, तो इन मूल्यों पे चलेगा कि स्वायत्ता वगैरह देगा सबको। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान का नेक्स्ट मूल्य यही होगा कि सबको न्याय मिले, कानून के समक्ष सबको समानता मिले, अभिव्यक्ति की आज़ादी, भाषण की आज़ादी, ये सारी की सारी मिले, और जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी भी गारंटी वगैरह और सुरक्षा वगैरह दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं, जो भी दलित वगैरह होते हैं, उनको भी समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है? और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भारत क्या करेगा, अपनी थल से, जल से और आकाश से, तीनों जगह से क्या करेगा, अपनी देश की सुरक्षा वगैरह करेगा, और इसी के अंदर, देश के अंदर अच्छी तरीके से कानून व्यवस्था चलाएगा। और भारत क्या करेगा, पूरे विश्व शांति के लिए जो भी हो सकता है वो सारी चीज़ें करेगा। ओके? और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि संप्रभु एवं स्वतंत्र भारत और इसके संविधान में समस्त शक्तियाँ, सत्ता या शक्तियाँ का स्रोत जो है वो जनता है। इसका मतलब सारी की सारी चीज़ें जनता द्वारा होगी। आप बोलोगे सर जनता द्वारा थोड़ी ना होती है, मंत्रियों द्वारा होती है। अरे मंत्रियों को हम ही तो चुनते हैं। ठीक है? चलो, लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के काज की शैली। ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। ऑल्दो मैंने इस क्वेश्चन को बहुत कम रिपीट होते हुए देखा है, बट जितना भी देखा है ना मैंने, वो इनफ है। मतलब मैं आपको बता दूँ, मैंने जब पेपर एनालिसिस किया था ना, मैं आपको बता दूँ, मैं ऐसी वीडियो नहीं बना देता मुँह उठा के। मैं सारे पेपर पूरे 10-12 साल के पूरा एनालाइज़ करके बताता हूँ, और ये क्वेश्चन जो है वो कम से कम 4-5 बार आ रखा है। बाकी सारे क्वेश्चन 6-6, 7-7 बार आ रखे हैं, बट ये क्वेश्चन 4 बार आ रखा है, जहाँ तक मुझे लगता है 4 या 5 बार आ रखा है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान कैसे काम, मतलब भारतीय संविधान, आपको पता है संविधान सभा थी, 389 लोग थे उसके अंदर। तो ये काम कैसे करते थे? ठीक है? उनके बारे में बताना है। तो और इन मैं पहले तो ये बता दूँ कि काम कैसे होता था कि संविधान सभा के अंदर क्या होता था, पहले कोई भी संविधान के सदस्य अलग-अलग प्रावधान पर विचार वगैरह करते थे, विचार-विमर्श करने के बाद फिर उसके बाद वोटिंग होती थी। अगर सहमति पे पहुँच जाते थे तो ठीक है, जो अच्छी चीज़ लगती थी वो डाल देते, अगर सहमति पे नहीं पहुँच पाते थे तो वोटिंग वगैरह होती थी, ठीक है? और होता क्या था बेसिकली, इसमें ये भी बता रखा है कि ना, एक्चुअल में बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनकी आपस में बनती नहीं थी। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए हमारे, ठीक है? चाहे जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, है ना? और बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की कभी जवाहरलाल नेहरू से नहीं बनी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर की भी जवाहरलाल नेहरू से नहीं बनी। ठीक है, इसके बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल रीजन है, बट नहीं बनती थी इनकी। बट फिर भी इन्होंने अपने पर्सनल खुन्नस को साइड में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को बनाया, संविधान को बनाया, और सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखा, अपनी कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं देखा, पूरे भारत, समस्त भारत का फ़ायदा देखा। ये जो चीज़ पूरे भारत के लिए अच्छी है, जो पूरे भारत को अच्छे से चलाएगी, वही चीज़ें जो है वो डाली है। ठीक है? और टोटल मिला के जैसे मैं बता ही चुका हूँ, 166 बैठकें हुई थी संविधान को बनाने के लिए। ठीक है? आ जाते हैं जी नेक्स्ट वाले चैप्टर पे। जस्ट अ सेकंड। चलो जी, नेक्स्ट वाले मैं चेक कर रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। 2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया कि वीडियो बनाई और पता चला कि वीडियो बनी नहीं। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। तो हमारा जो है वो नेक्स्ट वाला चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। वही 6 क्वेश्चन होंगे इसमें भी। तो क्या क्वेश्चन है? सबसे पहले तो मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्वों में अंतर। दोस्त, डिट्टो छपेगा, डिट्टो छपना छपेगा ये क्वेश्चन, ध्यान से कर लेना इसको। करने सारे ही है, मैं वही बता रहा हूँ, करने सारे ही हैं, ठीक है? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मैं सिंपल बता देता हूँ। मौलिक अधिकार वो होते हैं, ये वो अधिकार होता है जो हमें संविधान प्रदान करता है, और इसको सरकार भी हमारे से नहीं छीन सकती। यानी अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हो, जैसे स्वतंत्रता का, समानता का, ये सारे के सारे अधिकार जो होते हैं ना, 6 अधिकार है हमारे मौलिक, पहले 7 हुआ करते थे। एक संपत्ति का अधिकार भी होता था, फिर वो कट गया, और अभी जो है हमारे 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है नीति निर्देश तत्व। तो नीति निर्देश तत्व क्या होते हैं? वो चीज़ें, वो अधिकार जो आप, सरकार ने आपको दिए तो हैं, बट उनका उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे पेंशन, है ना? मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है ना, तो मिड डे मील जो है ना, ये अगर आपको एक दिन ना मिले तो आप केस नहीं कर सकते कि जी मिड डे मील नहीं मिला मेरे को, क्योंकि आपका मौलिक नहीं है, आपका नीति निर्देश तत्व का अधिकार है। ठीक है? तो ये लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार वो चीज़ें होती है जो सरकार को करने, कुछ गलत चीज़ें करने से रोकता है ना। देखो, मिड डे मील देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, है ना? तो क्या पेंशन देनी चाहिए? देनी चाहिए। तो यानी नीति निर्देश तत्व को सरकार, मतलब करना चाहिए सरकार को। ये वो चीज़ है जो प्रोत्साहित करती है सरकार को, हाँ, ये चीज़ करो, बट मौलिक अधिकार में अलग है।
मौलिक अधिकार में आप मौलिक अधिकार से रिलेटेड उल्लंघन नहीं कर सकते, तो यानी कुछ चीज़ें करने से रोकती है, ये कुछ चीज़ें करने से प्रोत्साहित करती है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट है ये नेगेटिव इन नेचर है, यानी अगर आप उल्लंघन करोगे मौलिक अधिकार का तो दिक्कत होगी सरकार को। और ये सकारात्मक होती है, यानी ये चीज़ें ऐसी होती है जो कहा जाता है कि सरकार को करनी चाहिए, है ना? मिड डे मील लाना चाहिए, पेंशन देनी चाहिए, ये चीज़ें। नेक्स्ट है इनका हनन होने पर आप सीधा न्यायपालिका जा सकते हो, और इनका हनन होने पर आप डायरेक्टली अदालत नहीं जा सकते, वो मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान के भाग 3 में लिखे हुए मौलिक अधिकार, और ये हमारे नीति निर्देश तत्व भाग 4 में लिखे गए हैं। ये व्यक्तिगत से संबंधित है, यानी हर बंदे के अलग 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 मौलिक अधिकार होते हैं, और नीति निर्देश तत्व जो होते हैं ना वो सामाजिक होते हैं। ठीक है? यानी अगर आपको, अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर पेंशन दी जा रही है ना, तो आपके इलाके में सबको पेंशन दी जा रही है, तो आपको भी मिलेगी, यानी ये सामाजिक है। ठीक है? बट वो जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, वो सबके इंडिविजुअल होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है मौलिक अधिकार जो होते हैं वो प्राप्त हो चुके हैं, हमें संविधान में मिल चुके हैं। कुछ नीति निर्देश ऐसे भी हैं जिनको लागू अभी करवाना चाहिए, अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुए हैं। यस और नो? हर भारत के हर स्कूल में मिड डे मील नहीं है, तो ये हर स्कूल में आना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी है जो अभी तक पूरी तरीके से नहीं आई है। ठीक है? चलो, तो आनी चाहिए, लागू करवानी चाहिए। ओके। इस इस जो मैंने पिक्चर लगाई ना, इस पिक्चर में से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? तो यही है, समानता के अधिकार में क्या-क्या चीज़ें आती है आपको पता है? समता या समानता कह सकते हो इसमें। जैसे कानून के समक्ष सबको बराबरी होनी चाहिए, है ना? कानून के समान संरक्षण होना चाहिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, होटल वगैरह, कुएँ, तालाबों वगैरह में इन सारी की जगह पर जाने की पूरी-पूरी आपको परमिशन होनी चाहिए। रोज़गार में अवसर जो है उसकी समानता होना चाहिए, छुआ-छूत का अंत होना चाहिए, उपाधियों का अंत होना चाहिए। उपाधियाँ पता है क्या होता है? उपाधियाँ होता है जो नाम के आगे लगता है, ठीक है? जैसे कोई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर क्या होता है, एक बड़े लॉयर, बहुत बड़े लॉयर हैं, मैंने उनकी वीडियो देखी है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। बट वो क्या करते हैं, एक एक क्वीन को, जो अब क्वीन नहीं है, उनको हिज़ हाइनेस हर हाइनेस बोलते हैं, सॉरी हिज़ हाइनेस कह रहा हूँ, हर हाइनेस बोलते हैं। क्यों भाई? गलत है ये, क्यों? पहली बात तो ये उन्होंने खुद अचीव नहीं करी। ये तो उनके दादा-परदादा किंग थे, तो इसलिए उनके नाम के वो तो मतलब सिंपल है, वो उपाधियाँ जो आपने खुद अचीव ना करी हो। क्या क्या वो जो, ऐसी थोड़ी ना कि वो मैडम जो है वो खुद लड़ने गई थी, है ना? लड़ना होता तो ब्रिटिशर्स से लड़ती, वो तो लड़ी नहीं, है ना? अगर सब सब राजाओं ने साथ दिया होता तो अंग्रेज़ तो आते ही नहीं, घुसते ही नहीं, बट ठीक है, जो भी है। समझ आ गया ना आपको इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है कि आप अपने नाम के आगे वो चीज़ नहीं लगा सकते जो आपने खुद हासिल ना करी हो। इसका एग्ज़ाम्पल, आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो क्योंकि आपने पढ़ के अचीव किया है। आप अपने नाम के आगे अगर कोई आर्मी ऑफिसर है तो वो कर्नल लगा सकता है, मेजर लगा सकता है, क्यों? खुद अचीव करी है। यस और नो? तो ये लगा सकते हो। चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो हमारा समान स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता यानी जैसे भाषण का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, कहीं भी रहने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, और अपराधियों को भी कुछ अधिकार होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और शिक्षा का अधिकार भी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, याद रखना ये। ठीक है? ओके। और ये अभियुक्त वाला भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है कि आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, और दूसरी बात है कि आप चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार का, के अंदर ये पॉइंट आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आपको अपने किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है ना? धार्मिक प्रबंधन, कीर्तन वगैरह आप चाहो तो करवा सकते हो। नेक्स्ट है किसी भी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए अ अदायगी की स्वतंत्रता, यानी टैक्स टैक्स अदायगी, यानी कर अदायगी। इसका मतलब है कि आप प्रमोशन के लिए आप टैक्स वगैरह भी दे सकते हो, जैसे जैसे ज़कात होती है ना? मुस्लिम में ज़कात होती है, और जैसे हमारे में पंडाल वगैरह के अंदर पर्चा कटवाते हैं ना, तो वो भी एक तरह से वही हो गया, है ना? नेक्स्ट है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। यानी अगर मान लो कुछ शिक्षा, जो शैक्षिक संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा वगैरह की उपासना वगैरह, कुछ शिक्षा संस्थान, ओके, जैसे मदरसा की बात हो रही है तो मदरसा में आप पढ़ा सकते हो, धार्मिक चीज़ें वगैरह समझा सकते हो, तो ये है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जैसे अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाओं में स्थापित करने का। इसका पता है इसका मतलब क्या है? ये धर्म से रिलेटेड है, ये लैंग्वेज से रिलेटेड भी हो सकता है, कल्चर से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर गुजराती स्कूल है, बंगाली स्कूल है, पंजाबी स्कूल है, ठीक है? तो क्या है सर, ये इसका क्या मतलब बोल रहे हो आप? इसका मतलब है ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पंजाबी तो धर्म से, अरे पंजाबी धर्म नहीं है, पंजाबी सिख धर्म होता है। यस और नो? सिख धर्म होता है, पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है? ऑल दो फिर गुरुमुखी है, फिर हमारे जो क्या नाम है अपने, हमारे जो गुरु थे, हमारे जो भी सारे के सारे गुरु थे, ऑब्वियस ही बात है मेन ओरिजिन जो था वो पंजाबी का वहीं से आया है,
बट समझ गए ना? ये पंजाब जब मैं हिंदी बोलता हूँ, तो हिंदी का मतलब ऐसे थोड़ी ना कि हम सिर्फ़ जो है वो हिंदू ही हिंदी बोलते हैं। सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो वैसे ही पंजाबी भी सारे लोग बोलते हैं, है ना? तो उससे रिलेटेड स्कूल वगैरह होते हैं, वो आप बनवा सकते हो। ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये नोट कर लेना, अभी नहीं आएगा तो फाइनल में आएगा क्वेश्चन, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब क्या होता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? मैंने बताई थी ना अभी-अभी कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो। तो ये कहाँ लिखा है आप कोर्ट में जा सकते हो? तो वो यहाँ लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो ये बताता है कि आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट है ना, उसके खिलाफ कुछ रिट जारी करेगा, रिट यानी ऑर्डर जारी करेगा और वो ऑर्डर कौन-कौन से अभी बात करेंगे उसके बारे में, उनके नाम क्या है। अभी आ जाते हैं पहले। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑल्दो नहीं आएगा क्योंकि थोड़ी कंट्रोवर्सी मच जाती है इसके चक्कर में, तो ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट कुछ कह नहीं सकते, है ना? तो इसी वजह से कर लेते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया था स्क्रीन को, बट ठीक है। तो क्या आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है? अब है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं या मैंने बहुत लोगों से भी सुना है कि ना, एक है ना रिजर्वेशन होती है, आपने सुना होगा। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा अगर गरीब है या एससी एसटी कम्युनिटी से आता है, थोड़ा मतलब ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उसको है ना रिजर्वेशन दिया जाता है। इसका मतलब है अगर कोई बढ़िया फैमिली का अच्छा मतलब अ, अच्छी फैमिली का, पैसे वाली फैमिली का कोई बच्चा 90% मार्क्स स्कोर करता है, ठीक है, तो उसका 90% पे जिस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है ना, तो एससी वाले बच्चों का 85 में भी हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये भेदभाव है या नहीं है? तो ये क्या समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? द आंसर इज नो। मैं बताता हूँ क्यों। आप बोलोगे सर कर तो रहा है, ये तो भेदभाव हो गया, एक को 90 पे एक को 80। बच्चे नहीं, समानता का मतलब सबको समान लेवल पे लाना होता है, सबको समान देना नहीं होता। अब आप बताओ, अगर मैं जैसे कि मान लो पेंशन है, पेंशन दी जा रही है, अब अगर पेंशन आप किसी ऐसे बंदे को दो जो गरीब है और अंबानी को भी आप पेंशन भेज रहे हो, है ना, कि लो जी 60 साल से ऊपर आ गए, अब तो बुजुर्ग हो गए, ये लो जी आपकी पेंशन 2500 रुपये दिल्ली के अकॉर्डिंग। तो इसका कोई सेंस बनता है? नहीं। तो इससे क्या समझ आया कि बेसिकली हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि समानता का मतलब सबको समान लेवल पे लाना होता है, समान चीज़ें प्रदान करना नहीं होता। ठीक है? तो आप एक नॉर्मल पर्सन की पर्सपेक्टिव से सोचो, जो बंदा एक कंडीशन, फैमिली की कंडीशन उसकी बड़ी कमज़ोर है, मान लो कोई बच्चा है, बड़ी मुश्किल से वो बिना ट्यूशन गए या बिना कुछ करे, है ना? मान लो उसके पास इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं है ना? उसने इतनी मेहनत करके जो है वो 85% लाया, जो कि उसके हिसाब से बहुत मुश्किल है। एक दूसरा बच्चा जो 90 लेकर आया, उसके पास सारी फैसिलिटी थी, फ़ोन था, इंटरनेट था, अलग-अलग टीचर थे, है ना? पेरेंट्स की गाइडेंस थी। मैं आपको बताऊँ, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है गाइडेंस, है ना? एक जो नीचे तबके का बंदा है ना, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाता, इसका पता है? आप कभी नोटिस करना, 70% उसका रीज़न पता है क्या होता है? गाइडेंस। उस बच्चे को यही नहीं पता होता लाइफ में करना क्या है। 1% जिसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उस बच्चे को डे 1 से पता होगा कि क्या करना है मेरे को लाइफ में। 10th खत्म होते ही उसे समझ, 10th में एग्ज़ाम देते उसे बिल्कुल लाइफ का मैप पता होता है, उसको नहीं तो उसके पेरेंट्स को पता होता है, कि इसको क्या करवाना है, क्या करना है। या उसको एडवाइस कर पाते हैं उसके पेरेंट्स। अब जिसके पेरेंट्स ही 10th 12th पढ़े हुए हैं, है ना? उसके उसका बच्चा अगर 12th पढ़ता है तो फिर वो तो तो बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या करे, क्या ना करे, समझ रहे हो? तो इसी वजह से, ठीक है? तो बेसिकली यही बता रखा है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 16(4) है, वो ये कहता है कि आरक्षण जो है वो दे सकते हो। आरक्षण जो है वो हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, वो एक्चुअल में समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है? चलो, अब आ जाओ जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो 2 वर्ड का मतलब समझा देता हूँ, आरोपी और अभियुक्त। अभियुक्त का मतलब होता है अक्यूज़्ड। अक्यूज़्ड का मतलब क्या होता है? अक्यूज़ का मतलब है, मान लो शक, जिस पे शक हो। मान लो कोई पर्सन है जिसने कुछ क्राइम मतलब कन्फर्म नहीं है कि उसने क्राइम करा है नहीं करा, उस पे शक है, तो वो अभियुक्त है। आरोपी यानी कन्फर्म हो गया कि उसने क्राइम करा है, ठीक है? मान लो मैं अभी अपना एग्ज़ाम्पल ले रहा था, मैं तो भाई अच्छा बंदा हूँ, मैं ऐसे कोई काम नहीं करता। मान लो कोई पर्सन है जिसने कोई क्राइम करा है और साबित हो चुका है तो वो आरोपी है, बट अगर अभी तक साबित नहीं हुआ तो वो अभियुक्त है, ठीक है? तो आपको आरोपी के अधिकार बताने हैं कि आरोपी के कोई अधिकार है। पहली बात तो आरोपी यानी जिसका हो चुका है, कन्फर्म हो चुका है उसने क्राइम करा, उसका पहला अधिकार तो ये है कि उसको सेम क्राइम की सज़ा 2 बार नहीं मिल सकती। समझ आ गया? ये पहली चीज़ है। दूसरी बात है, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख में अपराध घोषित नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? मान लो एक बंदा है, वो नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहा है, एकदम से एक पुलिस वाला उसके घर आता है, यार आपने 40 साल पहले है ना ये क्राइम करा था। वो कह रहा है, यार भाई मेरे को कल याद, मैंने क्या करा था मेरे को याद नहीं, 40 साल पहले की क्या बात बता रहे हो आप?
कह रहे प्रूफ ला के दो कि तुम कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। अरे 40 साल पहले का वो कहाँ से प्रूफ ला के देगा? ठीक है? अब आप बोलोगे सर कभी-कभी तो हमने ये भी सुना है कि सर 10-10 साल पुराने केसेस पर भी जो है वो किसी बंदे को जो है वो सज़ा मिलती है। मिलती है, पता है कब मिलती है? तब मिलती है जब वो 40 साल से या 10 साल से केस चल रहा हो लगातार। ठीक है? ऐसे थोड़ी ना कि 40 साल, अब कोई भी केस पहली बात तो 40 साल तक बहुत कम चलता है। मेरे को नहीं लगता कोई भी चलता है 40 साल तक केस। ठीक है? बट अगर कोई भी केस वगैरह चलता है तो लगातार चलता है तो ऑब्वियस सी बात है 1 डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल के अंदर आप कन्फर्म बहुत मतलब पता लगा ही लेते हो, ठीक है? वो तो हमारी पुलिस ऐसी है। मतलब अगर पता लगाना चाहो तो पता चल जाता है, 10 साल में पता चल जाता है मैक्सिमम, 40 साल तक थोड़ी ना। तो इस वजह से बेसिकली ये बोला गया है कि अगर कोई केस मान लो 40-50 साल पहले कोई अगर बॉडी वगैरह मिली है, उस पे कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ उस टाइम, ठीक है? और एंड में जाकर आप एक बंदे को पकड़ लो कि जी आपने क्राइम करा, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है? नेक्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध जो है साक्ष्य देने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा आकर बोलता है मैंने मर्डर करा है ना, तब कोर्ट उसे मानेगी नहीं कि उसने मर्डर करा है। पहले चेक करवाएगी कि मर्डर करा भी या नहीं करेगा। आप बोलोगे सर खुद मान रहा है, क्या दिक्कत है? वो तो खुद बोल रहा है मैंने मर्डर करा है। अरे ऐसा पता है क्यों करा जाता है? ऐसा इसलिए करा जाता है, मान लो कि वो बंदा गरीब हो और उसने पैसे के लिए किसी अमीर ने क्राइम करा हो और उसको बोला हो कि मैं आप तेरे जाने के बाद है ना तेरी फैमिली को पैसे दे दूंगा, और वो इतना गरीब है बंदा कि उसने आकर हाँ बोल दिया कि हाँ मैं जो हूँ वो रेडी हूँ, मैं सारे जो आपके सजा जो भी आपके क्राइम है वो अपने ऊपर ले लूँगा। तो ये तो गलत हो गया ना गरीब बंदे के साथ। तो इस वजह से जो कोर्ट होती है वो बोलती है नहीं भाई, अगर कोई आरोपी है, अगर मान भी रहा है तो वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, प्रूफ चाहिए हमको। ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी का क्या मतलब है? आप कहीं भी निवारक नज़रबंदी क्या है वो सुनो पहले। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने ये सुना था ना, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है? अब निवारक नज़रबंदी क्या है, इसका उल्लंघन करता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो पड़ोस से कोई एक पर्सन आता है पाकिस्तान से। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या दिक्कत है आपको पाकिस्तान से? दिक्कत तो नहीं भाई, दिक्कत तो बहुत है बट ठीक है, ठीक है? चलो, तो पाकिस्तान के अंदर से कोई बंदा आता है और जिसकी खराब इंटेंशन है, मैं आपको बता दूं अच्छे इंटेंशन वाले लोगों का, पाकिस्तान से 2 ही तरह के लोग आते हैं। या तो आते हैं इलाज करवाने फ्री में, है ना? या कम पैसों में, जो कि मैं आपको बता दूं करवाते हैं और हम उनको वीज़ा भी देते हैं। हमारे देश के अंदर बहुत गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है? बट फिर भी हम एक तरह से आप कह सकते हो कि है ना, मानवता हमारे अंदर है अभी भी। हम तब अभी भी क्या करते हैं, पाकिस्तान का कोई बंदा होता है जो मान लो यूरोप के, अगर मान लो कोई बहुत बड़ी बीमारी है और वो यूरोप जाके इलाज नहीं करा सकता, तो भारत उसको बोलता है कि लो जी वीज़ा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कराओ इलाज। वो अलग बात है, वो वापस जाके वो भारत को ही गाली देगा, बट ठीक है, हम देते हैं उसको कि आओ जी कोई दिक्कत नहीं, इलाज वगैरह करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ बंदे अगर मान लो गलत इंटेंशन के साथ आते हैं, ठीक है? अब देखो, स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कुछ, कहीं भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट दिक्कत ये है कि मान लो कन्फर्म है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको 100% कन्फर्म है कि यार ये बंदा जो आया ना गलत इंटेंशन के साथ आया है और ये कुछ ना कुछ पक्का करेगा, बम बम फोड़ेगा ये, कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। अब देखो दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि अगर हमने उसे, अभी क्राइम करा नहीं है उसने, अगर करने से पहले पकड़ लिया तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। बट अगर करने के बाद पकड़ा तो क्या फायदा, क्या पकड़ा? मेरी बात सम अगर उसने बम फोड़ दिया तो फिर क्या फायदा? इतने लोगों की जान जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, ये निवारक नजरबंदी है। निवारक नजरबंदी ये होता है कि अगर किसी पे शक हो ना, तो उसे शक के बिना पे भी पकड़ा जा सकता है और उसको जेल में रखा जा सकता है। ठीक है? ये होती है निवारक नज़रबंदी, समझ रहे हो? और ये एक तरह से स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज़ भी करती है और ए टू ज़ेड 1947 के बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई है इंडिया के अंदर, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ना कभी जब भी वो पावर में आई है, इसका गलत उपयोग किया है। यानी किसी भी बंदे को पकड़ के जेल में डलवा देती है, अगर वो उसके खिलाफ बोलता है और बोलता है यार ये तो कुछ ना कुछ जो है वो मचाना चाह रहा है, अफरा-तफरी देश के अंदर वॉयलेंस मचाएगा ये। समझ रहे हो? चलो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है? ठीक है? या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किस संविधान के अधिकार को कहा था, ये बताओ। मैंने आपको ये बात पहले बता दी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है, ठीक है? और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने हृदय और आत्मा कहा इस संविधान को। क्यों कहा है? क्योंकि इसी संविधान के तहत क्या है कि आप कोर्ट वगैरह में जा सकते हो, ठीक है? अब जब आप कोर्ट में जाते हो तो मैंने आपको बताया था कोर्ट कुछ ऑर्डर देता है तो उसको हम कहते हैं रिट। अब ये रिट क्या-क्या होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अ, निषेधादेश, अधिकार पक्ष
और हमारा उत्प्रेषण रहित। अब ये क्या होते हैं, लाइन वाइज समझते हैं। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है इसका, एमसीक्यू में भी आ सकता है और सिर्फ अलग से भी डेफिनेशन आ सकती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण बताओ। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि अगर किसी बंदे को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना, गलत तरीके से उसको पकड़ा गया है तो क्या कर सकता है जो न्यायपालिका है वो पुलिस ऑफिसर वगैरह को कह सकती है कि आप उसको या तो रिहा कर दो या हमारे पास पेश करो। तो इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी मान लो आपको किसी ने पकड़ लिया, गलत तरीके से पकड़ा है पुलिस वालों ने, तो आपकी फैमिली क्या करती है, बोलते हैं कि जी इसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कोर्ट में जाती है और कोर्ट क्या करता है, ऊपर लिख देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या है, वो यानी ये बोल रहा है कोर्ट को, ऑर्डर दे रहे हैं और न्यायपालिका ऑर्डर दे रही है पुलिस को कि भाई या तो उसको मेरे सामने लाओ, मैं देखूंगा क्या करा है उसने क्या नहीं करा, या तो आप इसे रिहा कर दो। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का क्या मतलब है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायपालिका को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, जिससे दूसरे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अब मैं इसका एग्जाम्पल नहीं दूंगा। दिल्ली के अंदर अभी एक वाटर लॉगिंग हो गई थी, है ना, लाइब्रेरी के अंदर बच्चों की डेथ हो गई थी। अब मैं इस पे बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट समझ रहे हो, छोड़ो इसे। तो परमादेश क्या है, परमादेश क्या है मैं आपको बताता हूँ। परमादेश ये बोलता है कि अगर कोई ऑफिसर अपना काम मतलब अच्छे से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दूसरे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, यहाँ दिल्ली में तो जान ही चली गई, बट ठीक है छोड़ दो उसको। तो अगर कोई क्या कहते हैं, अगर कोई ऑफिसर अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, जिसकी वजह से किसी के दूसरे के मौलिक अधिकार का उल्लंघन वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो उसके उस टाइम पर है ना, जो कोर्ट है वो परमादेश जारी करेगी और जो है उसको सस्पेंड वगैरह भी कर सकती है। अच्छा, सस्पेंड का मतलब जॉब से हटाना नहीं होता, सस्पेंड का मतलब होता है 6 महीने के लिए छुट्टी देना उसको। सच बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत सारे को लगता है वो सस्पेंड कर दिया, वो अरे कुछ नहीं होता सस्पेंड भाई, 6 महीने के लिए बोला जाता है कि घर पे बैठो बस। और सैलरी आती है, आधी सैलरी आती है, बट आती है। निषेध आदेश का क्या मतलब होता है, निषेध आदेश का मतलब क्या होता है, अगर बड़ी कोर्ट को ये लगता है कि जो नीचे वाली कोर्ट है ना, उसने कोई ऐसा मुकदमे पे सुनवाई वगैरह कर दी है, ठीक है, जो उसके अंडर नहीं आता, ठीक है। मान लो दिल्ली का कोई केस था, हरियाणा की जो न्यायपालिका उस पे वो सुना रही है, फैसला सुना रही है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है उस पर रोक लगा सकती है और लिख कर दे देगी पेपर पे निषेध आदेश कि जो उसने भी हरियाणा की कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो मायने नहीं होगा क्योंकि दिल्ली का केस है, ठीक है। अधिकार परीक्षा का क्या मतलब होता है, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जॉब पे बैठा हुआ, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई भी जॉब पे बैठा हुआ हो, जो उस जॉब के लायक ना हो, समझ रहे हो, उस जॉब के लायक ना हो फिर भी उस जॉब पे बैठा हुआ, यानी मान लो कोई ऐसी जॉब है जिसके अंदर ग्रेजुएशन चाहिए और वो बंदा 10th पास है, तो उस टाइम पर जो न्यायपालिका है वो अधिकार परीक्षा जारी करती है और उस बंदे को क्या करती है, सस्पेंड वगैरह करती है, टर्मिनेट करती है और उसे रोकती है कि भाई आप ये अब जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट होता है उत्प्रेषण रेट। उत्प्रेषण रेट बड़ा सिंपल है। भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो भारत के किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर कोई भी अगर उसे लगता है मुकदमा कि जो ये मान लो दिल्ली का कोई केस है और दिल्ली की हाई कोर्ट उसको देख रही है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है दिल्ली की हाई कोर्ट है ना ढंग से देख नहीं पाएगी, समझ रहे हो, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसे अपने अपने ऊपर ले लेती है, उस केस को बोलती है कि हम करेंगे इस पर सुनवाई, तो इसी चीज़ को कहते हैं उत्प्रेषण रेट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं कि नीति निर्देश तत्व के उद्देश्य। ये नीति निर्देश तत्व क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, जीवन स्तर, ये तो पता ही है आपको, है ना, मिड डे मील वगैरह मैंने बता दिया, पशु को मारने से रोक लगाना, ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन देना, ये सारी की सारी चीज़ें। और ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये संपत्ति का अधिकार मैं आपको बता चुका हूँ, 1978 में संपत्ति का अधिकार जो है वो हट चुका है 44 संशोधन के तहत, और ये अब जो है वो एक नॉर्मल एक कानूनी अधिकार है जो कि हमारे 300 क में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। हमारे संविधान 1976 में ना बेसिकली 42वें संशोधन के अंदर 10 10 जो है वो हमारे मौलिक कर्तव्य डाले गए थे। अब जो है वो 11 है, याद रखना। अभी अभी जो है वो मौलिक कर्तव्य 11 है। और हमारे किस में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 51 ए से लेकर के तक, यानी आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 बी, आर्टिकल 51 सी, डी, ई, एफ, जे, के, ये सारे लिखे हुए हैं। मैं सबका मतलब बता सकता हूँ बट वो अभी आपके लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है। चलो, तो यही वो लिखा हुआ है कि ना दोनों ही आपको अगर और कैसे कैसे अधिकार होते हैं, जैसे भाईचारा बना के रखना, देश की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, है ना, और
देश के अंदर शांति बनाए रखना, कानूनों का पालन करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे मौलिक कर्तव्य हो रही है, जिसका पालन सबको करना चाहिए। नेक्स्ट है एक राष्ट्रीय मानव आयोग, ये बस इतना याद रख लो 1993 में बना है, और ये देखता है कि लोगों के मौलिक अधिकार का या किसी भी तरीके के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो, और अगर कहीं पर कुछ होता है, बड़े दंगे वगैरह होते हैं, तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ना, ये इस पर रिपोर्ट वगैरह बनाता है। ठीक है, और इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। दो ऐसे होते हैं जिनको मानव अधिकार के बारे में नॉलेज होती है, और तीन जो होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, और ये जो है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का है। चलो नेक्स्ट चैप्टर भी आ जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ वॉइस जो आ रही है जी, वॉइस बहुत अच्छे से आ रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि चुनाव और प्रतिनिधित्व। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले चुनाव और प्रतिनिधित्व का जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि भारत में ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये मैंने ना थोड़ा असेंडिंग, मतलब ये वाला बाद में करवाऊंगा। मैं क्यों करवाऊंगा मैं अभी बताऊंगा, बट पहले इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पहले तो है ना, भारत के मतलब पूरी दुनिया में दो टाइप से चुनाव होते हैं। एक होता है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, दूसरा होता है समानुपातिक अधिकार। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। भारत के अंदर सर इलेक्शन का जो सिस्टम है उसका क्या नाम है? उसका नाम ये है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। ठीक है, एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, फिर पूछा जाता है भारत ने इसी को क्यों चुना। तीसरा आ जाता है कि इस सिस्टम की कुछ दिक्कतें वगैरह बताओ, जो कि ऊपर वाला क्वेश्चन था जो मैंने अभी छुड़वाया है, क्योंकि पहले सारी चीज़ें बता दूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम में दिक्कत क्या है। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं। पहले मैं बता देता हूँ, देखो होता क्या है इसके अंदर। क्या होता है कि ना, पूरे देश को सर्वाधिक वोट पाने वाले की चीज में क्या होता है, पूरे देश को बहुत अलग 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 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है। और जिस भी मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ज़्यादा पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, जो भी सीटें ज़्यादा जीतती है, उसी की सरकार वगैरह बनती है। इसका मतलब क्या है, भारत के अंदर टोटल 543 लोकसभा की सीटें हैं ना, अगर किसी को 272 से ज़्यादा मिलती है तो उसकी सरकार बन जाती है। जैसे नो, बट समानुपातिक प्रतिनिधित्व में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, पूरे देश को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी रखा जाता है, और इलेक्शन होते हैं एक ही दिन, सारे के सारे इलेक्शन होते हैं। और इसके अंदर है ना, ये नहीं होता कि जिसको ज़्यादा वोट मिले उसकी सरकार, नहीं। इसमें ऐसे होता है, मान लो किसी पार्टी को 50% वोट मिले, किसी को 30, किसी को 20, है ना, तो 50% लोग भी बैठेंगे पार्लियामेंट में, 30% भी, 20% भी लोग बैठेंगे। ठीक है, मिश्रित सरकार बनेगी, एक सिंगल मेजोरिटी की सरकार नहीं बढ़ेगी। बट इसमें सिंगल मेजोरिटी की, जैसे अभी बीजेपी की है। बट वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर अलग 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 जो भी पार्टी है वो सारी मिलके चलाती है। समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? अगर नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत, अगर अगर ये फर्स्ट टर्म के बाद आप ये करना, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो पॉइंट्स आपको जब मैं अभी रीड करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। पहला पॉइंट ये है कि जैसे मैंने बताया, पूरे देश को छोटे छोटे भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी बात है, इसमें एक ही निर्वाचन क्षेत्र रखा जाता है पूरे देश को। नेक्स्ट है कि हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधित्व जो है वो जीतता है, चुना जाता है। और इसमें क्या होता है, एक इलाके से बहुत सारे, क्योंकि एक ही होता है, मैंने बताया ना, अगर एक इलाके से एक ही देश के अंदर बहुत सारे प्रतिनिधित्व भी चुने जा सकते हैं। इसमें हम वोट देते हैं प्रत्याशी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम वोट देते हैं पार्टी को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ पर ये जो मैंने बताया ना, 50% वोट, 20% वोट, 30%, ये एक्चुअली में पार्टी को मिलते हैं। बट आप जब वोट देने जाते हो तो एमपी को, या एमपी या एमएलए के इलेक्शन होते हैं, तो आप उस बंदे को वोट डालते हो, पार्टी को नहीं। यस नो, चलो। नेक्स्ट है कि यहाँ पर अगर 51% वोट आपको मिल गए तो आपकी सरकार, और यहाँ पर जो विजयी उम्मीदवार होता है, को वोटों का बहुमत हासिल होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 50% से कम वोट भी मिले, इसका मतलब मैंने है ना इसके ना चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में इसकी वीडियो भी डाल दूंगा, क्योंकि ये चीज़ है ना, मेरे को कम से कम 15 मिनट चाहिए इस चीज़ को समझाने के लिए, है बड़ी ईजी है। यानी अगर भारत, देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, इस टाइम नहीं, 2019 का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इस टाइम तो बीजेपी की कोलिजन गवर्नमेंट है। 2019 में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी मिली थी, 303 सीटें थी। ठीक है, बट उनको 51% वोट नहीं मिले थे, 51 पे क्या, वो 43 44 ऐसे मिले थे, जहां तक मेरे को याद है। इसका मतलब समझ रहे हो? यानी 51% वोट, 50% से कम वोट आने के बावजूद भी उनकी क्लियर मेजोरिटी थी। तो ऐसा सिर्फ हमारे इसी वाले सिस्टम में हो सकता है। बट इस वाले सिस्टम में, यानी हमारे जो हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, उसमें जो भी जीता हुआ पर्सन होता है उसको बहुमत मिला हुआ होता है। पर ये कहाँ सिस्टम यूज होता है? भारत में, यूनाइटेड किंगडम में होता है ये वाला सिस्टम, जैसे मैंने बता ही दिया। और इसराइल और नीदरलैंड के अंदर जो हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने इसको क्यों चुना? भारत ने इसको चुना क्योंकि एक सरल है,
भारत जैसे बड़े देश के लिए सही है ये सिस्टम। दूसरी बात है कि हमको इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, यानी जो अंग्रेज़ थे, वो यही सिस्टम हमारे आज़ादी से पहले यूज़ करते थे, तो इसी वजह से हमने यही वाला सिस्टम जो है वो यूज़ करा है। ठीक है? आपको एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि हमने यही वाला सिस्टम क्यों यूज़ करा है। ये सारे के सारे आई होप आपको समझ आ गए हो। ठीक है? चलो, अब आ जाते हैं सिस्टम में क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत बिल्कुल है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी को अगर 51% से कम वोट मिले ना, तब भी तब भी उसकी सरकार बन सकती है। यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को 51% से कम वोट मिले, यानी लोग नहीं चाहते, यानी मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो पार्टी ना आए, फिर भी उनकी सरकार बन जाती है। यही सबसे बड़ा दोष है भारत की चुनाव प्रणाली के अंदर, ठीक है? यानी बाकी जो वोट होते हैं वो व्यर्थ जाते हैं। उन बंदों ने, यानी जो भी रह गए थे बंदे, उन्होंने वोट दिया इस पार्टी के खिलाफ, बट फिर भी उनके, जैसे मान लो कोई पार्टी है, उसको 39% वोट मिले, उनकी गवर्नमेंट तो बन गई, बट जो मैक्सिमम 61% लोग थे, उन्होंने खिलाफ वोट दिया था, बट उनका वोट जो है वेस्ट था बस। ठीक है? चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि चुनाव आयोग के कार्य बताओ। सुपर सिंपल क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये बात तो मैंने आपको बताई थी ना, चुनाव आयोग के अंदर अब है ना टोटल मिला के 3 अध्यक्ष होते हैं, और ये कब हुआ? 1989 के अंदर। पहले कितने थे? 1, अब कितने हैं? 3। कब हुए? 1989 में, ठीक है? चुनाव आयोग के क्या काम होते हैं? इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है? इलेक्शन वगैरह देखना, ये देखना वोटर लिस्ट बनी हुई या नहीं बनी हुई, है ना? सबके नाम ढंग से चढ़े हुए नहीं चढ़े हुए, इलेक्शन की डेट वगैरह जो है वो फाइनल करना, चुनाव के इलेक्शन का रिजल्ट घोषित वगैरह करना, है ना? ये देखना कि जो भी लोग हैं, जो दल है, वो उनको सिंबल वगैरह बांटना, है ना? जो भी हाथी घोड़ा जो भी सिंबल वगैरह होता है, जो भी उनका चुनाव चिन्ह होता है, वो देखना। अगर मान लो कहीं पर धोखाधड़ी हुई है चुनाव में, तो वहाँ दोबारा इलेक्शन वगैरह करवाना, ये सारे काम होते हैं इलेक्शन कमीशन के, तो बताइए आपको, ठीक है? अच्छा, क्या हमारे इलेक्शन कमीशन में कुछ सुधार की ज़रूरत है? यस, 6 सुधार की ज़रूरत है। पहला, ये बोला जाता है कि भारत के अंदर जो चुनाव का सिस्टम है ना, उसको चेंज करके समानुपातिक प्रतिनिधित्व जैसा कर देना चाहिए, एक ही सारे इलेक्शन करवाने चाहिए, ये बोला गया है। दूसरा, फीमेल का पार्टिसिपेशन बनाने के लिए बढ़ाने के लिए 1/3 सीटें फीमेल्स के लिए रिजर्व कर देनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ, लोकसभा में 1/3 सीटें रिजर्व नहीं है अभी तक। ठीक है? तो सर कहाँ पर है? वो है जी विधायिका के अंदर, जो राज्य विधायिका होती है ना उसके अंदर है, बट लोकसभा में नहीं है, तो लोकसभा में रिज़र्व होनी चाहिए वुमेन्स के लिए। नेक्स्ट है कि धन के प्रभाव को रोकने के लिए पता है क्या होना चाहिए? सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, और साथ में जो भी मुकदमा वगैरह अगर किसी पे फौजदारी का मुकदमा है, चोरी का मुकदमा है, या डकैत है कोई, या मर्डर वगैरह कर रखा है, तो उसको भी चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। धर्म वगैरह का यूज़, जाति वगैरह का यूज़ जो इलेक्शन में पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। ठीक है? और ये भी बोला जाता है कभी-कभार, एक चुनाव आयोग ने ये भी, मतलब ये भी एक चुनाव सुधार का एक वो बोला जाता है कि भारत के अंदर चुनाव सुधार के ये तरीका और यूज़ कर सकते हो कि है ना, आप है ना जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, उनको सरकार को जो है वो पैसे देने चाहिए। आप बोलोगे सर सरकार क्यों पैसे दे इलेक्शन लड़ने के लिए? क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो अच्छे लोग होते हैं, जो सरकार जो हमारे देश में अच्छा चाहते हैं, वो बेसिकली पॉलिटिक्स में आगे नहीं आ पाते, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो उनके ऐसे लोगों को जो है वो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है? सरकार के फंड बनाना चाहिए उनके इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? आपकी उम्र मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, है ना? अगर आप किसी एमएलए के लिए लड़ रहे हो, तो आपकी एज 30 होनी चाहिए। अगर आप लोकसभा के लिए लड़ रहे हो, तो 25 होनी चाहिए। ठीक है? देखो, विधानसभा के लिए और विधान परिषद के लिए 30 होनी चाहिए। और लाभपद जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी आप कोई पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब पे भी बैठे हुए हो और आप एमएलए भी बन गए, एमपी बन गए, ये नहीं कर सकते आप। तीसरा, दिवालिया नहीं होना चाहिए। सिर्फ दिवालिया का मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट। ठीक है? बैंकरप्ट पता है कौन होता है? वो पर्सन जिसके साइन की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप सोचो, कोई एमएलए जिसकी साइन की वैल्यू ना हो, फिर क्या फ़ायदा? तो इसलिए दिवालिया को भी जो है होता है वो नहीं दिया जाता, वो नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, आपराधिक भूमिका नहीं होनी चाहिए, यानी उस पे कोई अ सज़ा, मतलब उसने कोई क्राइम अगर करा भी है, आप बोलोगे सर हमने तो बहुत सारे क्रिमिनल देखे हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, अभी भी हैं। तो पता है क्या? उन पे कन्फर्म नहीं हुआ। जिस दिन कन्फर्म हो जाता है ना, उनकी एमएलए की सीट, एमपी की सीट छिन जाती है। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अंतर बताइए। मैं सिंपल बता देता हूँ। देखो, भारत के अंदर है ना, सबसे पहले मैं पृथक मंडल बताता हूँ क्या होता है। ब्रिटिश यूज़ करती थी, ये पता है क्या है? इसका क्या मतलब है कि मान लो किसी एरिया के अंदर 90% ए कम्युनिटी के लोग हैं, बी कम्युनिटी के लोग हैं 10%, ठीक है? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? बोलती थी कि जी इस इलाके में तो ए कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, तो इलेक्शन में खड़े भी ए कम्युनिटी के होंगे, और जो वोट डालेंगे वो भी ए कम्युनिटी के होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? अब जो भी इलेक्शन के लिए खड़ा होगा बंदा, है ना? ए कम्युनिटी से ही होगा। अब वो क्यों बी कम्युनिटी के लिए काम करेगा? क्यों करेगा?
क्योंकि उसको तो पता है यार बी कम्युनिटी तो वोट ही नहीं डालेगी तो उनके लिए काम ही नहीं करेगा, और इसी की वजह से दंगे बढ़ेंगे ए और बी में। ठीक है। और निर्वाचन क्षेत्र जो हम ये था पृथक मंडल, बट हमने भारत के बाद है ना आज़ादी के बाद ये सिस्टम हटा दिया और इसकी जगह यूज़ किया आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। इसका मतलब क्या है, किसी एरिया के अंदर ए और बी, और ए कम्युनिटी के 90% लोग हैं, बी कम्युनिटी के 10% लोग हैं, तो 90% वाले खड़े होंगे बट वोट सारे डालेंगे। तो इसी वजह से जो भी खड़ा होगा वो इनके लिए भी काम करेगा। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चुनाव और लोकतंत्र जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन का मतलब बताइए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और 2-3 बार आ रखा है, एक बार नहीं 2-3 बार आ रखा है, सेम लाइन को पूछा गया है। तो सिंपल आपको बताना है, हर वो देश जिसके अंदर चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र है। ठीक है, बिना चुनाव के लोकतंत्र नहीं बन सकता, और बिना लोकतंत्र व्यवस्था के चुनाव जो है वेस्ट है। इसका मतलब इलेक्शन तो चाइना में भी होते हैं बट वो वेस्ट है, क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही पार्टी को वोट मिलता है सारा का सारा, है ना? तो इसी वजह से दोनों एक दूसरे के, आप कह सकते हो, के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो। अनुच्छेद 324 क्या है? 324 जो है वो हमारे इलेक्शन कमीशन की पावर वगैरह को बताता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो भी हमारे लोकसभा के संसद के सदस्य होते हैं उन सबको चुनने का काम करता है हमारा अनुच्छेद चुनाव आयोग। और ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 324 के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट है हमारा ये, कि उसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी मैंने बताया ना। अच्छा, कितनी सीटें रिजर्व है? तो जो इलाके मैंने ए और बी बताया ना कि भारत के अंदर ए कम्युनिटी के लोग अगर ज़्यादा हैं तो वही, तो ऐसी 84 सीटें रिजर्व करी गई है एससी लोगों के लिए, 47 रिजर्व करी गई है एसटी लोगों के लिए। ठीक है, और मैं बता चुका हूँ एज जो है वो 21 से 18 1989 में हुई थी, और तीन एक मेंबर से 3 मेंबर चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है वो भी हमारा 1989 में हुई थी। ठीक है, चलो ये 3 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए ना। तो वैसे तो मैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यार मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। ठीक है, बाकी इस चैनल पे आप आ जाना, सारे के सारे जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम इसी पे डिस्कस वगैरह करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी मैं इसी पे करवाऊंगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अच्छा, एक और चैनल है ये हमारा यार, एक मैं अभी तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर इतने टाइम से आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे थे, वो मैं बताऊंगा कभी। बट अभी है ना, ये एक मेरा एक मेन पॉइंट, टेक का भी चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसमें बेसिकली बताता हूँ स्टूडेंट अर्न वगैरह कैसे कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके वगैरह बता रखे हैं, तो अर्न कैसे कर सकता है बताया इसमें, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।